तो आज मेरे दिन की शुरुआत जिम से होती है, क्योंकि अब मैं चल चलाचल कंपनी में ऑक्शन मैनेजर बन चुका हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने जिम लगा लिया। बॉडी फिट रहेंगी तो मैं काम भी बढ़िया ही करूंगा। कई सारे पुशअप्स और बाकी सारी एक्सरसाइज करने के बाद मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पंप आ गया था और देख के तो ऐसे लग रहा था कि बढ़िया मेरी बॉडी बनने वाली है। अब 1.5 घंटा जिम में स्पेंड करने के बाद मैं फाइनली जिम से बाहर निकला और वहाँ पे मुझे बाहर एक हॉट डॉग की दुकान दिखाई दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। मैं हॉट डॉग के ठेले पे जाके अंकल को बोलने लगता हूँ, भाई साहब जरा एक हॉट डॉग देना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब भी बनाता हूँ। अब जब मैं अपने हॉट डॉग का वेट कर ही रहा था तो इतने में मुझे कॉल आता है। कॉल तो वैसे अननोन नंबर का था, लेकिन फिर भी मैंने पिकअप कर लिया और तभी दूसरी साइड से आवाज आती है, अरे बेटा मैं तेरा दादाजी बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा सा खेत की तरफ आजा, तुझसे कुछ बात कर रही है बेटा। फोन के दूसरी तरफ मेरे दादाजी थे जिनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके खेत की तरफ पहुँचता हूँ। उसके बाद मैं अपना फोन रख देता हूँ और भागते हुए सीधा रोड की तरफ जाता हूँ। मुझे ऑटो स्टैंड की तरफ एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो मैं ऑटो के पास जाके ऑटो वाले भैया से पूछने लगता हूँ, भैया पड़ोली जाऊंगे क्या? अरे बिल्कुल जाएगा, बैठ जाओ यार। अब मैं ऑटो में बैठ गया था, लेकिन मैं काफी ज्यादा परेशान था और सोच रहा था दादाजी को कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई। इतने में ऑटो वाले भैया अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं पड़ोली की तरफ। मैं ऑटो वाले भैया को लगातार बोले जा रहा था कि ऑटो थोड़ा फास्ट चलाया करो, तो वो मुझे बोल रहे थे, अरे यार ऑलरेडी इतना फास्ट चला रहा और कितना चलाओ। 45 मिनट के सफर के बाद फाइनली हम पड़ोली पहुंच जाते हैं और इस एरिया में मेरे दादाजी के सारे खेत थे। ये जगह मुझे काफी बदली बदली लग रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे 5 साल बाद आया था। उसके बाद दादाजी के घर के सामने मैं ऑटो को रुकवा देता हूँ। चलो साहब आपका स्टॉप आ गया, निकालो 500 रुपए। ऑटो वाले तो आजकल कुछ ज्यादा ही लूट रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें पेमेंट कर दिया और फिर वहाँ से ऑटो वाले भैया चले गए। लेकिन मुझे तो काफी घबराहट हो रही थी और मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि दादाजी को ठीक होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं दादाजी के घर के सामने जाके खड़ा हो गया और अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं दरवाजे को नॉक करता हूँ और बोलता हूँ, दादाजी। तो अंदर से आवाज आती है, अरे बेटा तू आ गया, आ जा अंदर। दादाजी की आवाज सुन के मुझे थोड़ी सी राहत मिल गई थी। तो फिर उसके बाद मैं घर के अंदर चला गया था और जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचता हूँ मुझे दिखाई देते हैं दादाजी जो बेड के ऊपर लेटे हुए थे और उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक दिखाई दे रही थी। दादाजी जैसे ही मुझे देखते हैं वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे मेरा पोता कितने दिनों बाद आया है रे तू। दादाजी की याद नहीं आती है तुझे? ये सुन के मैं दादाजी को बोलने लगता हूँ कि दादाजी आप ठीक तो हो? क्या हुआ आपको? ये सुन के वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे बेटा ये तो कुछ नहीं, सर्दी खांसी बुखार होते रहता है इस उम्र में, अब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं दादाजी को बोलने लगता हूँ कि दादाजी आप ज्यादा बात मत कीजिए और जितना हो सके आप आराम कीजिए। बेटा आराम तो करना चाहता हूँ लेकिन काम बहुत है खेत में। ये सुन के मैं दादाजी को बोलने लगता हूँ, दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, आज से कुछ टाइम तक आपका खेती बाड़ी का सारा काम मैं संभाल लूंगा, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे मेरा पोता दादाजी के बारे में कितना सोचता है। मुझे खेती बाड़ी का ज्यादा तो नॉलेज नहीं था, लेकिन दादाजी के लिए कुछ भी। और फिर उसके बाद मैं घर से निकल पड़ता हूँ खेत के सारे काम करने के लिए। अभी सबसे पहले तो मुझे दादाजी के कुछ जानवरों को चारा खिलाना था, तो मैं भागते हुए दादाजी के कैंपर के पास गया, उसके अंदर बैठा और उसे स्टार्ट करके सीधा वहाँ से निकल पड़ा। अब मैं चारा लेने के लिए छोटी बस्ती जा रहा था, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि सबसे बढ़िया चारा तुम्हें वहीं पे मिलने वाला है। दादाजी की कैंपर की पूरी रफ्तार बढ़ा दी और सीधा आधे घंटे के बाद मैं पहुंच गया था छोटी बस्ती की तरफ। थोड़ी देर बाद मुझे चारे की दुकान दिखाई देने लग गई, तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका और फिर गाड़ी से उतर के चारे के पास जाने लगा। दुकान वाले ने ऑलरेडी दादाजी के हिस्से का चारा निकाल के रखा था। मैं दुकान वाले को चारे की पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद ये सारे चारे को अपने कैंपर के ऊपर लोड कर देता हूँ। गाड़ी में चारा रखने के बाद मैं सीधा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और फिर गाड़ी को रिवर्स घुमा के मैं सीधा निकल पड़ता हूँ तबेले की तरफ। वैसे आज से पहले तो मैंने जानवरों को चारा कभी नहीं खिलाया था, लेकिन मेरे दिमाग में तो एक बात चल रही थी, यार खाना खिलाना है जानवरों को, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी भगाई और 15 मिनट के बाद मैं दादाजी के तबेले में पहुंच गया था। वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क किया और उसके बाद मैंने चारे को उतार के जमीन पे रख दिया था। पर यहाँ भी कुछ ऐसा होता है जो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। अचानक से बहुत सारी गाय मेरे सामने आ गई थी और उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये सब देख के मुझे लग रहा था कि मुझे जल्दी से इन्हें चारा डाल के यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक गाय चिल्लाते हुए मेरे पास आने लगती है। मैं अपनी जान बचा के उससे भागने लगता हूँ और फिर देखते ही देखते सारी गाय का झुंड मेरे पीछे पड़ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो ये सारे के सारे गाय मेरे पीछे पड़ गए थे। वो सब के सब काफी गुस्से में थे और वो बस मुझे अपने सींगों से मारना चाहते थे। मैंने किसी तरह भागते हुए उन गायों को चकमा दिया और जाके सीधा अपने कैंपर के ऊपर चढ़ गया। मैं कैंपर के ऊपर तो चढ़ गया था, लेकिन इन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और सारे गाय मिलकर कैंपर को ठोके जा रहे थे। मैं काफी घबरा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो मैंने सोचा नहीं था। अचानक से वहाँ पे एक अधेड़ उम्र के इंसान आते हैं और वो अपने हाथ में बंदूक निकाल के हवा में सीधा फायर कर देते हैं। गोली की आवाज सुन के वो सारी की सारी गाय डर के भाग जाती है और फिर मेरी जान में जान आती है। और फिर तभी वो अधेड़ उम्र के आदमी मेरे पास आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, अरे बेटे तुम्हें गायों को गुस्सा नहीं
दिलाना चाहिए। मैं उनके पास जाके उन्हें थैंक्स बोलता हूँ, फिर मुझे बोलने लगते हैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा क्या, तुम यहाँ पे नए नए आए हो? फिर मैं उन्हें अपनी सारी बातें बताने लगता हूँ और मेरी सारी बातें सुनने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि वो भी खेती बाड़ी के काम में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उन्हें ठीक है बोल देता हूँ और उसके बाद हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो वो अंकल मुझे तबेले के अंदर लेके जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, ये लो बेटा, आज को तुम्हारा पहला काम है गाय का दूध निकालना। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि अंकल जी मैं ये कैसे करूँगा, आज से पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया। अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात, गाय के पास जाके बैठो, उन्हें पकड़ो और खींच के दूध निकालना शुरू कर दो। मुझे अजीब तो काफी लग रहा था, लेकिन मुझे दादाजी की मदद भी तो करनी थी, तो फिर क्या था, मैं बैठ गया और उसके बाद मैंने गाय का दूध निकालना शुरू कर दिया। करो बेटा करो, अपने पास पूरा दिन नहीं है। मुझे डर तो इस बात का लग रहा था कि गाय फिर से मेरे पर गुस्सा करके मुझे लात ना मार दे, पर 10 मिनट की कोशिश के बाद सक्सेसफुली मैंने ये काम कर दिया। वाह बेटा वाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख गए। अब चलो मुर्गियों के पास। मैंने कहा मुर्गियाँ, फिर उसके बाद हम आ गए थे मुर्गियों के दड़बे में। चलो बेटे, अब इन सारी मुर्गियों को पकड़ो और इस पिंजरे में डाल दो, एक भी मुर्गी छूटनी नहीं चाहिए। मुझे लगा था ये काम आसान होने वाला है, लेकिन मुर्गियों को पकड़ते पकड़ते मेरी हालत तो टाइट हो गई थी। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करते हुए बैठा था, मैंने अपनी कैंपर को एक पेड़ के नीचे पार्क कर दिया था और आराम से उसकी छाव में मजे ले रहा था, लेकिन तभी वो अंकल जी मुझे आवाज देते। अरे बेटा, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आ रहा हूँ अंकल। उसके बाद वो अंकल जी मुझे खेत में ले आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, चलो बेटा, अब हम पहली बार खेत का काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें ध्यान से ट्रैक्टर से हल चलाना है, जिसे हम जमीन को जोतना भी कहते हैं। एक बार जमीन में हल चला दिया तो उसके बाद बारी आती है बीज बोने की। बिल्कुल ध्यान से बीज बोना, एक भी गलती और सारी फसल बर्बाद हो जाएंगी। मैं अंकल को बोलता हूँ कि आप फिक्र मत करो, ये मेरे टाइप का काम है और इसे तो मैं बढ़िया ही करके दिखाऊंगा। तो अब मैं दादाजी के महिंद्रा ट्रैक्टर में बैठ गया था और पूरी तरीके से तैयार था। सबसे पहले तो मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और सीधा खेत की तरफ निकल पड़ा। अभी मुझे इसके अंदर हल को अटैच करना था, जो कि मैंने रिवर्स लेके काफी इजीली कर दिया। हल को अटैच करने के बाद मैंने एक्सेलरेटर दिया और सीधा खेत की जमीन पे निकल पड़ा हल चलाने के लिए। और सच बताओ तो मुझे खेत में हल चलाने में बड़ा मजा आ रहा था। वो बात अलग थी कि ट्रैक्टर बुरी तरीके से वाइब्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पेट के हथेलियां ऊपर नीचे हो रहे थे और कुछ टाइम के लिए तो मुझे अपने किसान भाइयों वाली फीलिंग भी आ रही थी। लेकिन ऐसा काम तो मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा था। पहले तो ये काम मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बीच बीच में ट्रैक्टर के हल में पत्थर भी फंस जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसका सही तरीका आ गया था। और फिर उसके बाद तो सिर्फ मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर सारे खेत के अंदर अच्छे से हल चला दिया था और मुझे अब जमीन लग रही थी परफेक्ट एकदम बीज बोने के लिए। अंकल जी फिर उसके बाद मुझे फसल के बीज सारे दे देते हैं और मैं सारे के सारे बीजों को बड़े आराम से और ध्यान से बोना शुरू कर देता हूँ। आधे घंटे तक काम करने के बाद मैं सारे फसल के बीजों को खेत में बो देता हूँ और अब खेत में पानी छिपने की बारी आ गई थी। लेकिन खेत में पानी छिपने के लिए जैसे मैं बोरवेल के पास पहुंचा तो मुझे पता चलता है कि बोरवेल तो पूरी तरीके से खराब हुई पड़ी है और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था। लेकिन आज किसी भी तरह फसल के अंदर मुझे पानी डालना ही था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं फौरन अपने एक दोस्त को फोन लगाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि भाई तू अपना वाटर टैंकर लेके सीधा यहाँ पे खेत में आ जा। मैंने तो उसे वाटर टैंकर लाने के लिए बोला था, लेकिन वो पागल ने पूरी की पूरी फायर ब्रिगेड की व्हीकल ही उठा के लेके आ गया और फिर गाड़ी से उतर के मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, और भाई मैं वाटर टैंकर ले आया। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मैंने तुझे वाटर टैंकर लाने को बोला था, मुझे खेत में पानी डालना है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से तू किसकी आग बुझाएगा? अरे दोस्त तू फिक्र काय को करता है, खेत में ही पानी डालने का है ना, मैं डाल दूंगा ना, कम प्रेशर करके डाल दूंगा। मेरे पास अब कोई और चारा भी नहीं था, तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ। और फिर उसके बाद मेरा दोस्त ट्रक के अंदर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करके खेत में पानी छिपना शुरू कर देता है। वैसे तो ये पाइप का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बोल के रखा था कि भाई लो प्रेशर में ही करना। अब पानी छिपने के बाद मेरा सारा काम पूरा हो गया था और अब तो मुझे बस इंतजार था फसल के उगने का। अरे बेटे, तुमने सारा काम किया कि नहीं? अरे बाप रे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जैसे ही अंकल खेत में पहुंचते हैं उन्हें दिखाई देता है कि सारी की सारी फसल बढ़िया तरीके से उग चुकी है और ये देख के वो मुझे बोलने लगते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुमने बता दिया कि तुम अपने दादाजी की पोते हो। यहाँ का मेरा काम अब पूरा हो चुका था, तो मैंने अंकल को टाटा बोला और वहाँ से निकल गया। वारे न्यारे हो गए माँ। अब मैं ट्रैक्टर को लेके खेत से निकल पड़ा था और मैं सीधा अपने दादाजी के घर पे जा रहा था। लेकिन जब मैं बस्ती के बीचों बीच वाले रोड से गुजर रहा था तभी मेरी नजर सामने जाती है और वहाँ पे थोड़ी भीड़ जमा हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी चेक करके आता हूँ कि आगे माजरा क्या है। तो मैंने फौरन अपने ट्रैक्टर को मोड़ा और उस भीड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पे काफी सारे ट्रैक्टर्स खड़े हुए थे और कुछ लोगों की भीड़ ने एक बंदे को घेर लिया था और वहाँ पे कुछ इस टाइप का तमाशा शुरू था। साले तो आज की आज मेरा पैसा कैसे भी करके चुका। साहेब मेरी हालत को समझिए, मैं बस किसी तरह ये ट्रैक्टर चला के अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। अब आप मुझसे ये ट्रैक्टर भी छीन लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा साहेब। बहाने बनाता है साला। इतना बोल के वो आदमी दूसरे आदमी के ऊपर जोरदार पंच मार देता है। ऐसे कैसे नहीं देगा रे तू पैसे, तेरे पैसे तो मैं तेरी चमड़ी बेच के वसूल करूंगा साले।
चल दे मेरा पैसा साले दे। ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं अपने सामने जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। मैं फौरन अपने ट्रैक्टर से उतरता हूँ और सीधा भागते भागते लड़ाई के बीचों बीच जा पहुँचता हूँ। मैं उस बंदे को उनकी मार से छुड़ा के बोलने लगता हूँ, ये जुल्म करना बंद करो, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। अबे ये हम लोगों का मैटर है, तू कौन होता है रे बीच में आने वाला? तू जानता है इस भिखारी के बच्चे ने मेरे पैसे वापस नहीं करे तो मैं तो इसका ट्रैक्टर वसूली करूंगा ना। साहब यही ट्रैक्टर मेरी रोजी रोटी का जरिया है, अगर आप ये भी ले लोगे तो मेरे घर वालों का क्या होगा? ट्रैक्टर तो देखो देना ही पड़ेगा रे, वरना मैं छीन लूंगा। ये मैटर तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा था और मैं इस बंदे की मदद भी करना चाहता था। तो फिर मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई तुझे ट्रैक्टर ही चाहिए ना? अबे हाँ रे, तो ठीक है, मैं तुझे अपना ट्रैक्टर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। और वो क्या है रे? तुझे अपने ट्रैक्टर के साथ मेरे ट्रैक्टर की रेस करनी होगी। अगर तू उस रेस को जीत जाता है तो मेरा ट्रैक्टर तेरा हो जाएगा, लेकिन तू अगर उस रेस को हार जाता है तो फिर तेरा ट्रैक्टर मेरा हो जाएगा। बोल तुझे मंजूर है क्या? मेरा ये चैलेंज सुनने के बाद तो एकदम दंग रह गया था और पहले तो वो कुछ बोला ही नहीं। मैं उसे लगातार अपनी आंखों से घूरे जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। पहले काफी देर तक उसने जवाब ही नहीं दिया, लेकिन फिर उसके बाद अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे बोल रहे थे कि भाई रेस में हिस्सा ले ले। तो फिर उसने बोला, अरे क्या बोलते रे पंटल लोग, ये भिखारी अपने से रेस करना चाहता है। क्या बोलते रे, क्यों ना इसके औकात इसको दिखा दे अपन। जा ओ भाई इसके औकात इसे दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। चल रे चिकने, तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। तो चलो ठीक है, रेस को शुरू करते हैं। अब थोड़ी देर में ये रेस शुरू होने वाली थी और हम दोनों के दोनों स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गए थे। हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि हम में से विनर कौन बनने वाला है। ये एक 2 लैप की रेस होने वाली थी जिसे पहले कंप्लीट करने वाला ही विजेता बनने वाला था। और इस रेस में शर्त पे लगे थे हम दोनों के ट्रैक्टर। जीतने वाला हारने वाले का ट्रैक्टर अपने साथ लेके जाएगा। रेस के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ, 2 लैप की है रेस। ए साला, इस रेस को तो मैं ही जीतेगा रे, बस मैं और मेरा HMT। ये HMT वाला बंदा तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। मैंने भी वैसे काफी सारी रेसेस में हिस्सा लिया है, लेकिन ट्रैक्टर की रेस ये मेरे लिए कुछ नया था। अब तो बस मैं यही सोच रहा था कि दादाजी का ट्रैक्टर इस रेस में मेरा साथ दे जाए। क्या तुम सभी लोग तैयार हो? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो 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 गो। और इसी के साथ ही भयानक ट्रैक्टर की रेस शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ये बराबरी का मुकाबला होने वाला है, लेकिन शुरुआत से ही HMT वाले बंदे ने अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया था। उसके ट्रैक्टर का एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा भयानक था। साला ये तो अभी से ही पीछे रह गया है, फट्टू कहीं का। अब वो मेरे से आगे निकले जा रहा था, लेकिन मैंने भी अपने ट्रैक्टर को फुल एक्सेलरेट देके रखा था। मैं बस पूरी तरीके से HMT को कैचअप करने में लगा था और सही मौके की तलाश में था। पहले लैप को पूरा करने के लिए हमें चक्कर लगाना था, जो HMT वाले ने बहुत ही ज्यादा जल्दी कर लिया था। HMT का टर्निंग रेडियस भी काफी कम था, जिसकी वजह से आसानी से मुड़ पा रहा था। वो पहले लैप में तो पूरी तरीके से मुझे डोमिनेट कर रहा था और मैं उसके चाह के भी आसपास नहीं आ पा रहा था। मैंने उसे ओवरटेक करने की भी कोशिश की, लेकिन रास्ता ऊपर खाबड़ होने की वजह से कार जितना ओवरटेक करना यहाँ पे आसान नहीं था। कुछ ही देर में पहला लैप खत्म होने वाला था और मैं सोच रहा था कि भाई इस बंदे को पीछे करूँ तो करूँ कैसे। मैंने अपने ट्रैक्टर को एक सीधा रास्ता देख के थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेट किया और अब मैं ऐसा लग रहा था कि इस HMT के थोड़े थोड़े करीब आ रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी किस्मत तो ऐसी कि जैसे मैं इसे ओवरटेक करने वाला था वैसे ही पहला लैप खत्म हो गया और हमें अपने ट्रैक्टर्स को घुमाना पड़ा। पहला लैप खत्म हो चुका था और दूसरा और फाइनल लैप था। अब जो फिनिश लाइन पहले क्रॉस करेगा वही जीतने वाला था। मैंने सोच लिया था कि भाई इस लैप में मैं इसे किसी भी तरीके से ओवरटेक तो करके ही रहूंगा। यहाँ पे अपने ट्रैक्टर का फुल पावर दिखाने की बारी आ गई थी, तो मैंने गियर लगाया और सही तरीके से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मेरा महिंद्रा का ट्रैक्टर भी उसके HMT ट्रैक्टर को टक्कर देने लगा। अरे साला ये क्या? लेकिन जैसे ही मैं HMT वाले को आगे निकलता हुआ दिखाई दिया, वो बेईमानी पे उतर आया और अब वो मेरे ट्रैक्टर को ठोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे ठोकने के चक्कर में बेचारा खुद ही ठोका जाता है। थोड़ा सा ट्रैक्टर उसका अनबैलेंस हो गया था। अरे साला ये क्या हो गया? मौके का फायदा उठा के मैंने अपने ट्रैक्टर को सही टाइम पे एक्सेलरेट कर दिया और फाइनली अब मैं इस रेस को लीड कर रहा था। मेरे महिंद्रा का ट्रैक्टर उससे अब काफी ज्यादा आगे निकल चुका था और वो बेचारा अपने जाल में खुद ही फंस गया था। अब तो ये रेस को बस मैं ही जीतने वाला था। HMT वाला पूरी तरीके से डेस्परेट हो चुका था। वो मुझे कैचअप करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से ट्रैक्टर के बैक साइड से कुछ आवाज आई और उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हो गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो मैंने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक से ट्रैक्टर के इंजन में से जोर की आवाज आती है और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था। ट्रैक्टर बुरी तरीके से हिल रहा था और इंजन में से भयानक आवाजें आ रही थी। रेस खत्म होने में बस 1 किलोमीटर रह गया था, लेकिन ट्रैक्टर का इंजन खराब होने की वजह से वो HMT वाला आगे जा रहा था। और फिर भी मैं किसी तरह अपने ट्रैक्टर को आगे रख रहा था और HMT वाले को बिल्कुल भी आगे जाने का मौका नहीं दे रहा था। भिखारी। अब वो HMT वाला मेरे और नजदीक आते जा रहा था, लेकिन मैंने भी अपना एक्सेलरेटर नहीं छोड़ा था। ट्रैक्टर का इंजन बुरी तरीके से गर्म हो गया था और इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कभी HMT वाला आगे हो रहा था, कभी मैं आगे हो रहा था। रेस में भी कांटे की टक्कर चल रही थी। थोड़ी देर बाद इंजन से और भी ज्यादा धुआं आने लगा और ट्रैक्टर और भी बुरी तरीके से वाइब्रेट करने लगा। ट्रैक्टर की स्पीड भी धीरे धीरे कम होते जा रही थी, लेकिन मैं भी इतना आसानी से HMT वाले को आगे जाने नहीं देने वाला था। अबे साले सामने से हट जा, देखो तो मैं चीर के रख दूंगा। अब रेस खत्म होने में सिर्फ 100 मीटर बाकी थे, लेकिन फिर भी इंजन खराब होने के बावजूद मेरे ट्रैक्टर ने
लीड बना के रखा था और बस मुझे अब फिनिश लाइन दिखाई दे रही थी। मैंने अपने ट्रैक्टर को और एक्सेलरेट करना चालू कर दिया और आखिरकार फाइनली पूरी रफ्तार से मैंने फिनिश लाइन को पहले क्रॉस कर लिया। फाइनली ये रेस मैंने जीत ली थी। साला नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मेरे ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो चुके थे। मैंने चलते ट्रैक्टर से जंप लगा दिया और ट्रैक्टर पत्थरों से जा टकराया और उसके बाद तुरंत उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और मेरे दादाजी का ट्रैक्टर धुआं धुआं करके चलने लगा। रेस तो मैं वैसे जीत गया था, लेकिन इस जीत के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो था मेरे दादाजी का ट्रैक्टर। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ए साला, अपन कैसे हार सकता है, कैसे हार सकता है? अपना इतना अच्छा टीम ट्रैक्टर कैसे हार गया? मैं तो यहाँ पे दूसरे बंदे का ट्रैक्टर बचाने के लिए आया था, लेकिन इसके चक्कर में मेरे ट्रैक्टर की वाट लग गई। ये कैसी रेस थी मेरे भाई? ए साला रे, शर्त के मुताबिक मेरे को इसको अपना ट्रैक्टर देना पड़ेगा रे। अरे मैं लूट गया। मुझे तो बस इस बात की खुशी थी कि मैंने किसी की रोजी रोटी बचा ली। अरे साहेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अब भले ही मेरा ट्रैक्टर तबाह हो गया हो, लेकिन शर्त के मुताबिक रेस जीतने वाले को मिलने वाला था हारने वाले का ट्रैक्टर। अब HMT का ट्रैक्टर तो मेरा हो चुका था। अब मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि भाई चलो अपना ध्यान रखना, और फिर हम दोनों अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके अपने अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। इस बंदे के चक्कर में मैंने आज तो बड़ा ही पंगा ले लिया था, लेकिन एटलीस्ट वो खुश था और अपने घर जा रहा था और मैं भी अब दादाजी के घर के लिए निकल पड़ा था। तो फिर आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी से 12,000 लाइक कर दो इस वीडियो पे और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।